दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी धड़क 2 को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम शंकर नाम के आदमी को देखते हैं, जो आज किसी बहाने से एक लड़के से मिलने आता है और मौका मिलते ही उसे छत से नीचे फेंक देता है। इससे उस लड़के की मौत हो जाती है और वहीं शंकर भी बचकर निकल लेता है। असल में शंकर एक ऊंची जाति का आदमी है जो हर उस लड़के को मारता आया है जो नीची जाति का होकर ऊंची जाति की लड़की से रिलेशन में है। खैर, अब हम नीलेश नाम के लड़के को देखते हैं जो एक शादी में ढोल बजाने आया होता है। यहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था विधि और वह नीलेश से उसका नंबर ले लेती है, ये कहकर कि मुझे भी अपनी बहन की शादी में ढोल बजवाना है। इसके बाद हम नीलेश को अगले दिन देश के एक बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता हुआ देखते हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल नीलेश के मार्क्स देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि नीलेश पढ़ाई में काफी अच्छा था। साथ ही प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि कॉलेज में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ राजनीति मत करना। तुम होनहार लड़के हो तो अच्छा वकील बनने पर ध्यान देना। यहाँ असल में नीलेश को कोटे के तहत कम फीस में एडमिशन मिल गया था। अब अगले दिन से नीलेश कॉलेज जाना शुरू करता है और एक दिन उसकी मुलाकात विधि से होती है, जिसे देखते ही नीलेश पहचान लेता है और बताता है कि मैं वही ढोल बजाने वाला हूँ। तब विधि बताती है कि मेरा भी एडमिशन यही हुआ है और नीलेश खुश हो जाता है। इसके बाद आज टीचर सभी बच्चों का इंट्रो लेने लगते हैं, जिस पर नीलेश अपना पूरा नाम ना बताकर कहता है कि मैं नीलेश BA LLB हूँ, जो सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। वहीं इस क्लास में हम विधि के कजिन रोनी को भी देखते हैं, जो थोड़ा ज्यादा ही हवाबाजी कर रहा था। फिर जब नीलेश क्लास से आ रहा होता है तो सीनियर उसकी रैगिंग करने आते हैं। तब नीलेश की जाति का लड़का शेखर आकर उसे बचा लेता है और शेखर यहाँ नीलेश की तरह ही बच्चों का नेता था, जिन्हें ऊंची जाति के लोग परेशान करते थे। यहाँ शेखर नीलेश से कहता है कि तुम हमारे साथ रहा करो, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन नीलेश कहता है कि मैं तो बस पढ़ने आया हूँ, तो भैया आप मुझे इससे दूर ही रखिए, जिस पर शेखर भी मान जाता है। फिर हम विधि के घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी बहन की शादी तय हो गई थी और विधि की फैमिली की बातों से पता चलता है कि वह जाति में कितना ज्यादा विश्वास करते हैं। पर विधि थोड़ा खुले दिमाग की थी। अब अगले दिन जब क्लास में टीचर पढ़ाने आती है तो नीलेश को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, जिस पर वह टीचर से कहता है तो वह भी उसकी बात मानकर बच्चों को हिंदी में पढ़ाने लगती है। हालांकि बाद में विधि नीलेश से कहती है कि तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए क्योंकि इससे करियर में मदद मिलेगी, जो बात नीलेश को भी सही लगती है। और वह विधि से कहता है कि तुम मेरी इंग्लिश सीखने में मदद करोगी क्या, जिस पर विधि भी मान जाती है और अगले दिन से वह नीलेश को इंग्लिश सिखाने लगती है। इस दौरान ये दोनों साथ में काफी जगह घूमते फिरते भी है और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसके बाद हम शंकर को देखते हैं, जिसे आज एक आदमी ने अपने घर पर बुलाया था और वह बताता है कि मेरी बेटे का नीची जाति वाले से चक्कर चल रहा था और जब मेरे बेटे ने उसे इन सब से दूर रहने को कहा तो हाथापाई में बेटे को धक्का लगा और जमीन पर माथा लगने से उसकी मौत हो गई। इस पर शंकर कहता है कि जाति को बचाने के लिए इतना तो चलता है, मैंने भी अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा ही किया था। फिर वह कमरे में जाकर रूम लॉक करता है और लड़की को फांसी के फंदे पर टांगने लगता है, जिससे सबको लगे कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसी समय लड़की को होश आ जाता है। असल में वह लड़की तो बस बेहोश हुई थी, लेकिन शंकर बिना रहम करे उस लड़की को फांसी लगाकर मार डालता है। यानी यह जाति के नाम पर किसी को भी मार सकता था। इसके बाद शंकर बाहर आकर उस लड़की के घर वालों से कह देता है कि आवाज लगाकर लोगों को बुला लो ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली। तब लड़की के घर वाले ऐसा ही करते हैं और शंकर बचकर निकल लेता है। अब अगले दिन क्लास में सर बच्चों को नोट्स लिखवा रहे थे, लेकिन वह इंग्लिश में थे तो नीलेश को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो वह ऐसे नोटबुक में कुछ भी बनाने लगता है। तब सर आकर नीलेश की कॉपी देखने लगते हैं और फिर उसका मजाक बनाते हैं कि तुम जैसे बच्चों को इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहिए, तुम बस कोटे के दम पर ये एडमिशन ले लेते हो। बस ये कहकर वह नीलेश को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तब गुस्से में नीलेश एक जगह बैठा होता है तो थोड़ी देर में वहाँ विधि आती है। नीलेश उसे कहता है कि हम नीची जाति के हैं तो कोई भी हमें ताना सुना देता है, उन्हें हमारी मेहनत कभी नजर नहीं आती। फिर नीलेश बताता है कि मेरा एक डॉगी था बिजू और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गांव में नीलेश और उसके दोस्त जिस नदी में नहा रहे होते हैं उसी नदी में आकर ऊंची जाति वाले सुसु कर देते हैं। ये देख के इन सबको बहुत गुस्सा तो आता है, पर ये लोग वहाँ से चल देते हैं। तभी नीलेश को थोड़ा आगे जाकर याद आता है कि उसका बिजू तो उसके साथ है ही नहीं, इसलिए नीलेश वापस बिजू को ढूंढने जाता है। लेकिन बिजू को तो ऊंची
जाति वाले लोगों ने पटरी पर बांधा हुआ था। इसी तरह से ये लोग नीची जाति वालों को बहाने से परेशान करते थे और जब तक नीलेश बीजू को बचा पाता उतनी ही देर में ट्रेन बीजू को कुचल कर निकल जाती है, जो देखकर तो नीलेश बहुत रोता है। फिर यह लोग बीजू को दफना देते हैं। इसके कुछ दिन बाद नीलेश और उसके साथियों पर ऊंची जाति वाले चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तब पुलिस उन सबको जेल में डालने के लिए लेकर चल देती है और जब नीलेश की माँ उनसे सवाल करती है तो पुलिस वाला उन्हें चाटा मार देता है, जिसके बाद पुलिस खुद वो नीलेश और उसके साथियों को खूब मारता है और तब उन्हीं में से एक वकील आकर इन सब लड़कों को छुड़ाती है। फिर जब नीलेश इन सब के कारण गुस्से में बैठा होता है तो उसकी माँ कहती है कि अंबेडकर जी भी हमारी तरह थे, लेकिन उन्हें कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए तुझे भी उन्हीं की तरह एक वकील बनना है ताकि तू अपने साथियों की मदद कर पाए। जिसके बाद से नीलेश ने मेहनत की और वकील बनने का सपना देखा। अब ये सब जानकर विधि भी उदास हो जाती है कि नीलेश ने कितना कुछ सहा है। खैर, फिर वह नीलेश को और अच्छे से इंग्लिश सिखाने लगती है ताकि नीलेश को कभी जलील ना होना पड़े। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन जब विधि के पापा रोनी शादी में आने वाले गेस्ट के लिस्ट बना रहे थे, तब विधि अपने पापा से कार्ड ले लेती है और बताती है कि मेरे बस 2 दोस्त आएंगे, एक नीलेश और उसका साथी। फिर अगले दिन जाकर विधि ये कार्ड नीलेश को देती है और कहती है कि तुम्हें आना ही होगा। तब नीलेश कार्ड पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि विधि की माँ इस दुनिया में नहीं है। तब वह पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, जिस पर विधि बताती है कि वह कैंसर के कारण भगवान के पास चली गई और तब से हमें हमारे पापा नहीं पाला है। ये सब बताकर विधि रोने लगती है और उसी समय इनके बीच किस हो जाती है। खैर, फिर जब नीलेश और विधि जा रहे होते हैं तभी शेखर फिर नीलेश से कहता है कि हमारे आंदोलन में हमारा साथ देने आ जाओ, वरना कुछ समय बाद तुम भी मेरी जगह पर मिलोगे। लेकिन नीलेश मना करके चला जाता है। इसके बाद रात को नीलेश अपने दोस्त के साथ तैयार होकर विधि के यहाँ शादी में आता है और विधि को नीलेश के साथ देखकर विधि के पापा को अच्छा नहीं लग रहा था और रोनी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि नीलेश निजी जाति का आदमी है। खैर, फिर जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो विधि के पापा नीलेश को एक कोने में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगती है। तभी माँ रोनी के साथी आकर नीलेश को बुरी तरह से मारते हैं और विधि के पापा उन्हें भगाने लगते हैं। तब एक आदमी तो नीलेश के ऊपर टॉयलेट तक कर देता है। ये सब होने के बाद विधि के पापा कहते हैं कि देखो, तुम्हारा और विधि का कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारी जुबान पर विधि का नाम आने से ये हंगामा हो गया, तो सोचो तुम साथ में होगे तो बवाल हो जाएगा, इसलिए अब से मेरी बेटी से दूर रहना। जिसके बाद नीलेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसने अब कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उसे वही पिटाई याद आती थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और फिर नीलेश से मिलने उसके घर पर विधि आ जाती है। तब नीलेश उसे साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऊंची जाति की लड़की हो और मैं नीची जाति का लड़का, तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर विधि कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन नीलेश साफ मना कर देता है कि मेरे मन में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर विधि रोते हुए चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद नीलेश वापस कॉलेज जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने और जब एक दिन वह प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसकी बहस रोनी से हो जाती है, जिस पर नीलेश किताब फेंक कर मार देता है और रोनी की नाक से खून आ जाता है। अब प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि तुम अपने पापा को बुलाकर लाना, मैं उन्हीं से बात करूंगा। पर नीलेश अपने पापा को लाना नहीं चाहता था। अब ऐसा क्यों, ये आगे पता चलेगा। फिर नीलेश को परेशान देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं एक आदमी को तेरा बाप बना सकता हूँ और वो उस आदमी को अगले दिन नीलेश का पापा बनाकर ले आता है। तब प्रिंसिपल उनसे नीलेश की शिकायत करते हैं तो वह आदमी उन्हीं के सामने नीलेश को मारने लगता है कि तूने ऐसी गलती क्यों की, जो देखकर प्रिंसिपल नीलेश और उसके पापा को जाने देते हैं। फिर जब अगले दिन नीलेश कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि शेखर को बार बार धरना देने के कारण कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। पर शेखर अभी भी अपनी कुछ शर्तें मनवाने के लिए धरने पर बैठा था। ये सब सुनने के बाद भी नीलेश शेखर से मिलने नहीं आता। अब इसके बाद नीलेश आकर पढ़ने के लिए सबसे आगे बैठ जाता है, लेकिन यह सीट रोनी की थी, इसलिए वह आकर फिर लड़ाई करने लगता है। और जब नीलेश नहीं हटता तो रोनी कहता है कि शादी में तेरे साथ क्या हुआ था, सबको बता दो क्या। जो सुनकर नीलेश गुस्से में चला जाता है। वहीं शादी वाली बात
बात विधि ने भी सुन ली थी, इसलिए वह आकर नीलेश से पूछती है कि शादी वाली रात क्या हुआ था, बताओ। पर नीलेश कहता है कि अपने पापा से जाकर पूछ लो, वही सब बता देंगे। अब इसके बाद विधि और उसकी फैमिली अपनी बहन के ससुराल आए हुए थे। तब वहाँ विधि रोनी से सच पूछने लगती है कि मुझे सच जानना है, लेकिन रोनी कुछ नहीं बताता। इधर रोनी के दोस्त नीलेश को मारने पहुंच जाते हैं क्योंकि वह विधि से कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। तब वहां आकर शंकर उसे बचा लेता है और पूछने पर नीलेश बताता है कि कॉलेज की लड़ाई के कारण मुझे यह लोग मारने आए थे। फिर शंकर नीलेश से बातें करता हुआ उसके साथ चाय पीने आता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि नीलेश नीची जाति का है तो वह तुरंत चाय साइड में रखकर बहाने से चला जाता है। यह देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह नीची जाति वालों से कितनी नफरत करता है। खैर, फिर अगले दिन जब नीलेश कॉलेज जाता है तो उसके ऊपर रोनी कीचड़ फेंक देता है, जिससे तंग आकर गुस्से में नीलेश रोनी से भिड़ जाता है और उसी समय वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। फिर वह रोनी को यह बदतमीजी करने के लिए सस्पेंड कर देते हैं और नीलेश से कहते हैं कि तुम अपने पापा को बुलाकर लाओ, इस बार मैं तुम्हारी सारी शिकायत उनसे लगा दूंगा। तब नीलेश सोच लेता है कि वह अपने असली पापा को ही अब प्रिंसिपल के पास लेकर आएगा। फिर वह अपने पापा से मिलने आता है और नीलेश के पापा असल में गांव-गांव जाकर लड़की बनकर डांस करते थे, इसलिए नीलेश को उनसे शर्म आती थी कि लोगों को पता चलेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। खैर, फिर नीलेश अपने पापा को लेकर आज प्रिंसिपल के पास आता है और सच बता देता है कि यही मेरे पापा है, पिछली बार मैंने झूठ बोला था। तब प्रिंसिपल उन्हें सब बताते हैं और कहते हैं कि मुझे नीलेश से अकेले में बात करनी है। फिर प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा से शर्म क्यों आती है, ये उनका काम है, और वैसे भी जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वह मेरे साथ भी बीत चुका है। मैंने भी ना जाने कितने ताने सुने हैं। मैं कोई ऊंची जाति का नहीं हूँ, फिर भी मैं पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। वहीं हम बाहर नीलेश के पापा को देखते हैं, जिसके पास रोनी और उसके दोस्त आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं कि जरा नाच के दिखाओ, यहाँ तक कि वह उनके कपड़े भी उतार देते हैं और वह बेचारे कुछ नहीं कर पाते। वहीं नीलेश को प्रिंसिपल की बातें समझ आ गई थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो अपने पापा की ऐसी हालत देखकर उसे रोनी पर बहुत गुस्सा आता है। इधर विधि के पापा रोनी को मारने लगते हैं कि यह कॉलेज में कांड करके आया है, जिस पर रोनी बात घुमाने के लिए कहता है कि मैं तो हम सबकी इज्जत के लिए लड़ रहा था, क्योंकि यह विधि अभी भी उस नीलेश के साथ घूमती है। जो सुनकर ये सब चुप हो जाते हैं। फिर विधि के जाने के बाद रोनी के पापा विधि के पापा से कहते हैं कि भैया, हम विधि को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस नीलेश का कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वह किसी से मिलने चल देते हैं। नीलेश आज रोनी को मारने के लिए ही जा रहा था। तब उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है कि अपनी पढ़ाई इस लड़ाई के चक्कर में बर्बाद मत कर। तब उसके पापा भी उसे यही समझाते हैं, जिसके बाद नीलेश सोचता है कि अब वह शेखर भैया का साथ देगा, क्योंकि वह शुरुआत से ही यही बात कहते आए हैं कि हमें साथ रहना चाहिए। फिर जब नीलेश अगले दिन शेखर से मिलने आता है तो शेखर ने तो कमरे में फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा था। ये देखकर नीलेश टूट जाता है कि काश मैंने शेखर भैया का साथ दिया होता। यही सब सोचता हुआ नीलेश घर जा रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी बाइक से गिर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि शंकर था, और वह नीलेश से कहता है कि भाई जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या। तब नीलेश भी उसकी बाइक से उसे छोड़ने जाता है और शंकर उसे रास्ते में रोककर मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पता चलता है कि शंकर को रोनी और उसके पापा ने नीलेश के बारे में बताया था कि वह उनकी लड़की से मिलता है, और ये लोग तो थे ही ऊंची जाति के। खैर, फिर शंकर नीलेश को रेलवे ट्रैक पर लेटा देता है और खुद ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन यहाँ सपने में नीलेश को बिजू नजर आता है, जो उसे जगा रहा था, और जैसे नीलेश की आंख खुलती है तो ट्रेन उसकी ओर आ रही थी, इसलिए वह किसी तरह से बच जाता है। फिर जब नीलेश वहाँ से बचकर जा रहा था तब शंकर उसे फिर मारने आता है, लेकिन नीलेश तो गुस्से में था, इसलिए वह शंकर को बुरी तरह मारता है। तभी वह रोनी को देखता है, जो चेक करने आया था कि नीलेश मरा या नहीं, इसलिए नीलेश शंकर की बाइक से उसका पीछा करने लगता है। फिर रोनी अपने घर पहुंच जाता है तो नीलेश भी उसी के घर में घुसकर उसे मारता है, पर आखिर में वह कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है। फिर गुस्से में नीलेश विधि के सामने बता देता है कि उसके पापा ने शादी वाली रात उसको कितने लोगों से पिटवाया और उन्होंने उसके ऊपर टॉयलेट तक कर दिया। ये सब बताकर नीलेश विधि के पापा और चाचा को खूब सुनाता है कि इंसान को जाति से नहीं उसके कर्मों से पहचानो। हालांकि ये सब सुनने के बाद विधि तो अपने पापा पर चिल्ला देती है और वह सबके सामने आज नीलेश को गले लगा लेती है और कोई कुछ कह नहीं पाता। यानी अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, और ये बात विधि के घर वाले समझ चुके थे। फिर हम शंकर को देखते हैं, जो जिंदा था, लेकिन एक नीची जाति के आदमी से पिटने के कारण वह कुछ सोचकर खुद ट्रेन के आगे आकर जान दे देता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। और मैं अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी भले ही साउथ मूवी का रीमेक है, पर मूवी को काफी अच्छे से पेश किया गया है, जहां आप हर इमोशंस को फील कर पाओगे, और इसमें एक्टर्स ने भी काफी जबरदस्त एक्टिंग की है, जो मुझे काफी पसंद आई। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वह भी कमेंट करना। और अगर आपको हाल ही में आई किंगडम मूवी देखनी है तो हमारे चैनल पर देख लीजिए।